हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने क्लास 9th में लास्ट जो चैप्टर पढ़ा है वो पढ़ा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के सारे टाइप को हम लोगों ने पढ़ा था। नंबर सिस्टम में दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकल सकते हैं वो पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल पढ़ा था। तो नंबर सिस्टम में जो भी टॉपिक हो सकता था हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज ज्योमेट्री में हम लोग सीखेंगे कि ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, ज्योमेट्री में मेनली हम लोग पढ़ते क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग ज्योमेट्री में स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका स्वागत है ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस शब्द पे ही ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग बनता है, जियो का मतलब बनता है, ये जियो का मतलब बनता है अर्थ, और मेट्री से नहीं, यहाँ मेट्रॉन होता है, मेट्रॉन से मेट्री बना, मेट्रॉन। और इससे ग्रीक में इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी माप, ठीक है ना। मेजरमेंट का मतलब होता है माप, यानी पृथ्वी का जो हम लोग माप करते हैं उसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अच्छा, पृथ्वी की मेजरमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ा, अर्थ के मेजरमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ा। हम लोगों ने जब दुनिया की एक उत्पत्ति हुई, जब दुनिया बना, तो हम लोगों ने जब से देखा है तो पहाड़ भी है ना, हाँ, आपका सरफेस एरिया भी है, हाँ, फ्लाइट एरिया, जो सरल ज़मीन जिसे कहेंगे, सरल ज़मीन भी हम लोगों ने देखा है। जैसे ही धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया तो हमने उबड़ खाबड़ भी ज़मीन देखी है, एक प्लेन ज़मीन भी देखा है। तो इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम लोगों ने ज्योमेट्री का यूज़ किया। क्या हम ये कैसे बताते हैं कि किसी भी, हाँ, कोई भी पहाड़ जो है किस स्लोप से आ रहा है, उसका जो कर्ण होगा वो कितना होगा, किसी भी पहाड़ के कर्ण के बारे में हम कैसे पता करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से पता किया, ये सब चीज़ हम लोगों ने ज्योमेट्री से पता की। लेकिन ज्योमेट्री की शुरुआत करी किसने, ज्योमेट्री की शुरुआत अगर हम पूरी ज्योमेट्री की बात करें तो पूरी ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा अगर योगदान है किसी का तो वो है ग्रीक के ग्रेट मैथमेटिशियन लोगों का। पहला नाम आपका आता है जो आप क्लास 9th में भी पढ़ेंगे, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे उनके बारे में, वो है यूक्लिड साहब। दूसरा जो है आप लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम क्लास 10th में, तो थेल्स साहब के बारे में आपने पढ़ना है कि ज्योमेट्री में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया और किस किस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है ज्योमेट्री में। और थर्ड आते हैं आपके पाइथागोरस साहब, जिसका हम लोग ने फार्मूला भी पढ़ा है, हाँ, p² = h² p² + b²। ये हम लोगों ने 9th और 10th में इस फार्मूले का यूज़ भी करेंगे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में अगर एक्चुअल में बात करें तो ज्योमेट्री का जो एक पिलर बन के तैयार हुआ, वो पिलर किसने तैयार किया, वो 3 मैथमेटिशियन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इनका नाम तो आता ही आता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, भारतीय मैथमेटिशियन जो थे, उनका भी योगदान कम नहीं है। आर्यभट्ट साहब ने भी बहुत सारे ज्योमेट्री में योगदान दिए हैं, ठीक है। भास्कर साहब, उन्होंने भी बहुत सारे योगदान ज्योमेट्री में दी है। ज्योमेट्री की जो शुरुआत हुई वो सारे जितने भी देश हैं दुनिया में, सारे देश में एक साथ ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया, यूक्लिड साहब ने दिया, है ना। सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट दी वो किसने, यूक्लिड साहब ने दी। ईसा मस्जिद की पैदाइश से 300 साल पहले, यानी 300 BC में ही यूक्लिड साहब ने कह दिया था कि अगर एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से अगर एक और पॉइंट होगा और दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये क्या बन के तैयार होगा, एक लाइन बन के तैयार होगा, हाँ। फिर अगर एक पॉइंट है और इसको इस तरीके से घुमा देंगे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने यहीं से कॉन्सेप्ट दिया, त्रिभुज का भी कॉन्सेप्ट दिया कि 3 पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि 4 पॉइंट अगर लें और चारों पॉइंट को मिला दें, हाँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। और बेसिकली आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हाँ, त्रिभुज। तो आज का जो आपका सेशन होगा वो प्योर हिंदी में होगा, फुल्ली हिंदी होगा। और इंग्लिश वाले के लिए एक अलग से क्लास लेंगे जो पूरा क्लास क्या होगा, इंग्लिश में होगा। तो चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट यूक्लिड साहब ने दिया, जिसने एक रेखा के बारे में बताया, हाँ, एक रेखा कैसे बन सकती है, एक त्रिभुज कैसे बन सकता है, चतुर्भुज कैसे बन सकता है, ये सब कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा
कि अगर किसी बराबर चीज़ों को बराबर चीज़ों से जोड़ा जाए तो उसका जो योगफल होगा वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इन सब चीज़ों पर भी बहुत सारे मैथमेटिशियन ने उस पर रिसर्च किया और पाया कि ये क्या है, सत्य है। और जितने भी ज्योमेट्री में यूक्लिड साहब ने थ्योरीज दी या जो भी पॉइंट अपना रखा वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट यूक्लिड साहब ने दिया जिसे हम लोगों ने मान लिया कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है, और उस चीज़ को मानते हुए एक नया कॉन्सेप्ट दिया यूक्लिड साहब ने। तो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन गुजरे जिन्होंने माने हुए चीज़ पर प्रूफ करने की कोशिश की, तो एक नया कॉन्सेप्ट बन के तैयार हुआ, है ना। तो ज्योमेट्री जो है आपके मैथ्स का एक पिलर है, और ज्योमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथ का जो आप अगर ज्योमेट्री ना रखें, अगर मैथ्स से ज्योमेट्री को आप अलग कर दें तो मैथ्स क्या हो जाएगा, एक पैर का इंसान हो जाएगा। आप इस तरीके से समझें कि ज्योमेट्री का जो योगदान है हमारे ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ा योगदान है। हम जो भी अभी काम करते हैं ज्योमेट्री बेसिस पर करते हैं। आप कंस्ट्रक्शन का काम करें, अभी जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं वो ज्योमेट्री बेसिस पे बनता है। हम जो पुल बनाते हैं वो ज्योमेट्री बेसिस पे बनता है। हमारे आम ज़िंदगी में ज्योमेट्री का इतना यूज़ है कि अब हम अपनी ज़िंदगी से ज्योमेट्री को हटा नहीं सकते और एक ये चैप्टर को अलग नहीं कर सकते। तो चलिए इस पर और हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री को परिभाषित जो किया, ज्योमेट्री को जो परिभाषित किया वो किसने किया, वो यूक्लिड साहब ने किया, जिन्होंने अपने थ्योरी को यूक्लिडियन थ्योरी दिया। ठीक है, और यूक्लिड साहब ने एक बुक लिखी जिसका नाम था एलिमेंट, यानी पदार्थ। क्या था, पदार्थ। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, एलिमेंट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पदार्थ। इस बुक को 13 खंडों में बांटा गया। इस बुक को जो है 13 खंडों में बांटा गया, जो कि अभी जो हम लोग पढ़ते हैं अपनी क्लासों में सिर्फ 6 खंड ही अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, लेकिन बेसिकली जो हम देखते हैं इस बुक को 12 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो यूक्लिड साहब ने एक थ्योरी दी जिसे हमने यूक्लिडियन कहा। इसी यूक्लिड को हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, है ना। इस एलिमेंट को 12 खंड में बांटा गया। फिलहाल अभी जो हम लोग अपनी कक्षाओं में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 6 खंड ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड साहब ने कहा कि अगर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया जाए, ठीक है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया जाए, उसे हम लोग कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे, रेखाखंड। और इसी पॉइंट को आगे इन्फिनाइट बढ़ा दिया जाए, ये हमने एक पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट लिया, इसी पॉइंट को इन्फिनाइट लेफ्ट बढ़ा दिया जाए दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ बढ़ा दिया जाए, तो इसी को हम लोगों ने कहा रेखा। क्या कहा, रेखा कहा हम लोगों ने। इसे हम लोग सरल रेखा भी कहेंगे, इसे हम लोग सरल रेखा भी कहते हैं। तो अगर कोई दो बिंदु को अगर हम मिला देते हैं, दो बिंदु को मिला देने पर ये क्या बन के तैयार होगा, रेखाखंड बन के तैयार होगा। इसी रेखा को दाईं तरफ और इसी रेखा को बाईं तरफ अगर हम लोग बढ़ा दें, इन्फिनाइट तक, अनंत तक बढ़ा दें, तो यही क्या कहलाएगा, सरल रेखा कहलाएगा। क्लियर है, ये सब चीज़ आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ रखा है, कक्षा 8 में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर किसी पॉइंट को, अगर किसी 3 पॉइंट है और उनका यूक्लिड साहब का जो भी कॉन्सेप्ट रहा है वो प्लेन सरफेस पे, है ना, किस पे, प्लेन सरफेस पे रहा है, तो ये भी क्या है, एक पूरा बोर्ड क्या है, प्लेन सरफेस है ना। तो इसी प्लेन पे ही सारा कॉन्सेप्ट रहा है यूक्लिड साहब का। तो उन्होंने कहा कि किसी प्लेन पर, है ना, किसी समतल जगह पर अगर 3 बिंदु दिया जाए और तीनों बिंदु को मिला दिया जाए, तीनों बिंदु को इस तरीके से मिला देंगे, तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका त्रिभुज।
त्रिभुज बनेगा। फिर उन्होंने त्रिभुज का कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो कॉन्सेप्ट दिया, तो आगे क्लास में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। आज फिलहाल इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी समतल जगह पर अगर हम लोग 4 बिंदु देते हैं और चारों बिंदु को मिला दें, चारों बिंदु को इस तरीके से मिला दें, तब ये क्या बन के तैयार होगा? तब ये आपका चतुर्भुज बन के तैयार होगा। ठीक है, चतुर्भुज बन के तैयार होगा। ठीक है, यहाँ तक ये एक कोण, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु और ये एक बिंदु। क्लियर है? तो अगर 3 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो त्रिभुज बनेगा, 4 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो चतुर्भुज बनेगा, अगर 5 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो पंचभुज बनेगा, अगर 6 बिंदुओं को मिला दिया तो षटभुज बनेगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ किस पर? एक बिंदुओं पर। ठीक है, और इस बिंदु को इस तरीके से डिफाइन किया, इस बिंदुओं से ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो हमारे बस की बात नहीं है, जो हम इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज के टाइम में उस चीज़ों का इतना यूज़ है हमारी ज़िंदगी में कि अगर बता दीजिए, अगर ट्रायंगल, अगर अभी भी जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है वहाँ जो है ट्रायंगल का, है ना, स्क्वायर का, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, फिर उसके बाद है ज्योमेट्री में उन्होंने कहा कि अगर एक बिंदु है, इसी एक बिंदु को इन्फिनाइट वैल्यू तक लेके जाया जाए, अनंत तक लेके जाया जाए, एक बिंदु से एक रेखा खींचें और इसको अनंत तक लेके चले जाएं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम लोग किरण कहेंगे। अगर हम इसे नाम दे दें कि ये ए है और ये बी है, तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ए और बी पर इस तरीके से एरो का निशान होगा तो हम समझ जाएंगे कि ए और बी क्या है? किरण है। उसी तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये बिंदु है, 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए, हाँ, अगर इसे बिंदु ए और इसे बिंदु बी कह दिया जाए, तो ए और बी अगर इस तरीके से होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई 2 बिंदु है, ठीक है, 2 बिंदु है, 2 बिंदुओं को दाईं तरफ से, एक बिंदु के दाईं तरफ और एक बिंदु के बाईं तरफ इसको इन्फिनाइट तक बढ़ा दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, और इसे बिंदु ए कह दें और इसे बिंदु बी कह दें, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इसे चिन्हित कर सकते हैं। हाँ, कि अगर ए और बी पर इस तरीके से कोई चिन्ह होगा तो हम समझ जाएं कि ए बी क्या है? एक रेखा है। अगर ए और बी पर इस तरीके से चिन्ह हो जाएगा तो समझ जाएंगे ए और बी आपका क्या है? रेखाखंड है। ए और बी पर अगर इस तरीके से एरो का निशान होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ए और बी क्या है आपका? हाँ, किरण है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद पहले आप इसे देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो थी आपकी बेसिक बातें, लेकिन जो आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मेन जो आपका पॉइंट बनता है सबसे पहले कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री 19वीं शताब्दी में बना। ठीक, कब बना? 19वीं शताब्दी में, यानी कि 19 सेंचुरीज़ में। ठीक है, कब बना? 19 सेंचुरीज़ में। दूसरा पॉइंट जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि यूक्लिड साहब के इस ज्योमेट्री को हम लोगों ने, इन्होंने जो बुक लिखा था उसे हम लोगों ने एलिमेंट कहा, और यानी पदार्थ कहा, और इस पदार्थ को हम लोगों ने कितने खंडों में बांटा?
सॉरी, इसे हम लोगों ने 13 खंडों में पढ़ा। ठीक है, इसे हम लोगों ने 13 खंडों में पढ़ा और अभी जो हम लोग अपनी कक्षाओं में पढ़ा है वो सिर्फ 6 खंडों में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एक बिंदु किसी बिंदु को देख करके हम ये परिभाषित नहीं कर सकते कि ये बिंदु से आप क्या बना सकते हैं। किसी बिंदु की, ये बिंदु जो है अपरिभाषित है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है ना। मान लीजिए कि हमने कोई बिंदु लिख दिया और आप कहेंगे कि इस बिंदु को दाईं तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। फिर आप कहेंगे कि इस बिंदु को बाईं तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये किरण कहलाएगा। और दाईं तरफ भी कर देंगे तो क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। ठीक है, फिर इसी बिंदु से हम लोग 2 बिंदु अगर हम निकाल लें तो ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। तो बिंदु को हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम 3 बिंदु को लेकर के त्रिभुज बना लेंगे तो समझ में ये आता है कि किसी भी बिंदु को हम परिभाषित नहीं कर सकते। बिंदु जो है वो परिभाषित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि, चौथा पॉइंट ये है, चलिए जितना पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 कि बिंदु जो है वो परिभाषित है। और एक लास्ट बात फिलहाल अभी के लिए समझिए कि यूक्लिड साहब ने जो भी थ्योरी दी वो लगभग थ्योरी जो है प्रूफ थी, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है मान लिया गया और उनका मानना ही संभव था। जैसे हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि ये क्या है? त्रिभुज। हाँ, लेकिन यहाँ जो कोण बनेगा इसका नाम कोण क्यों रखाया? हम किस बेसिस पर, किस आधार पर इसका नाम कोण रखा? ये ऐसा संभव कहीं नहीं है। तो हमने क्या कर दिया? इसको हमने क्या कह दिया? कोण कह दिया। और ये किसने कहा? यूक्लिड साहब ने कहा कि दो रेखा के बीच में जो ये बनता है यहाँ पर, है ना, ये स्पेस जो बचता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका नाम जो कोण पड़ा ये हम लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने नहीं, यूक्लिड साहब ने माना कि इसका नाम क्या होना चाहिए? ये कोण होना चाहिए। अच्छा बताइए कि अगर इसका काम कोण नहीं रख करके मोनालिसा रख देते तो क्या अच्छा लगता पढ़ने में? कि एक त्रिभुज में 3 मोनालिसा है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? यह आपका रखा गया कोण। और इसका कोई परिभाषा नहीं है कि इसका नाम कोण ही क्यों रखा गया, है ना। और जैसे हमने रेखाएं खींची तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ये क्यों कह दें कि ये रेखा ही इसका नाम क्यों रखा, है ना। इसका नाम श्रीदेवी क्यों नहीं रखा गया? तो कुछ चीज़ें जो हैं यूक्लिड साहब ने माना और उसका मानना ही संभव था। चलिए, और जब इस चीज़ों पे काम हुआ कि इसका नाम रेखा ही क्यों रखा गया, कोण ही क्यों रखा गया, और बहुत सारी चीज़ों पर जब काम हुआ, लोगों ने और बड़े हिंदुस्तानी, इंडियन हो या आपके अदर कंट्रीज़ के जो भी मैथमेटिशियन थे, उन लोगों ने जब इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो इससे हट के एक नया कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए कि इसका नाम ये ही क्यों रखा गया। ठीक है ना। तो इतनी बातें हम लोगों ने यूक्लिड साहब से सीखा है। यूक्लिड साहब ने कहा कि अगर कोई सरल रेखा हो, अगर कोई सरल यानी कि एक साधारण रेखा हो, तो उसकी दाईं तरफ, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो, है ना, तो क्या इसमें से हम लोग दाईं तरफ ऐसे खींचेंगे और इस तरीके से दाईं तरफ खींचेंगे तो कुछ बनेगा? यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन यूक्लिड साहब ने ये कह दिया कि अगर कोई सरल या रेखाखंड हो, उसकी दाईं तरफ अनंत तक कोई और बाईं तरफ अनंत तक कोई लाइन लेके जाया जाएगा, तो यहाँ से हम एक रेखा को देखते हैं, है ना। अगर कोई रेखाखंड से दाईं तरफ, और रेखा कैसी होनी, रेखाखंड कैसा होना चाहिए? एक सरल होना चाहिए, है ना, एक परिभाषित। ऐसा नहीं कि जिग-जैग है और यहाँ से हम दाईं तरफ एक खींच लें, बाईं तरफ एक खींच लें, तो यहाँ से कोई रूल नहीं बनता है। लेकिन एक सरल रेखाखंड हो और उसे हम दाईं तरफ अनंत तक लेके जाएं और बाईं तरफ भी अनंत तक लेके जाएं, तो हमें क्या मिलता है? एक रेखा मिलता है। क्लियर है? ये बातें भी हम लोगों ने सीखी। और किससे सीखी? यूक्लिड साहब से सीखी। और कब सीखी ये सब बातें? उन्होंने कब बताया? 300 BC यानी 300 BC
पहले उन्होंने, यानी ईसा मसीह की पैदाइश से 300 साल पहले ही उन्होंने ये बात कह दी थी। फिर उन्होंने कहा कि अगर एक सरल रेखा है तो एक सरल रेखा पर कितनी बिंदुओं को हम लोग लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सरल रेखा है तो सरल रेखा पर हम लोग अनंत बिंदुओं को लिख सकते हैं, है ना। कितनी अनंत बिंदुओं को हम लोग निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि अगर कोई सरल रेखा है तो क्या इस पर एक डेफिनिट यानी फिक्स कोई बिंदु हम डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे नहीं, यहाँ हम लोग अनंत बिंदु डाल सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे बिंदु, कितने बिंदु हम लोग डाल सकते हैं। इस बिंदु के ऊपर भी हम लोग बिंदु अगर डाल दें तो हम लोग अनंत बिंदुओं को किस पर, एक सरल रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एक इंट्रोडक्शन क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और फिर जो बेसिक और भी बेसिक बातें हैं, जैसे कि रेखा से रेखाखंड बना, ये हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं। दो रेखा आपस में जब कट एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी यूक्लिड साहब ने बताया है, उन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज हम लोग अपने ज्योमेट्री को यहीं पर एंड करते हैं। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।